हे गाइस, वेलकम बैक टू द मंजिल क्लासेस। हम आ चुके हैं अपना नया वीडियो लेक्चर लेके और इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे आपके वैल्यूज, नॉर्म्स, फोकवेज एंड मोड्स के बारे में, जो आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस का ही एक पार्ट है। तो आज तक दोस्तों आपने जो हमारी वीडियोस देखी हैं, वीडियोस के एंड में आपको हमने 4 से 5 एमसीक्यूज करवाए हैं कि जो आपको ये समझाने के लिए हमने दिए थे कि आपने आज तक हमारे जो वीडियो लेक्चर देखे हैं उसमें से आप उन एमसीक्यूज को कितना कर पा रहे हैं। अब ये मत समझिएगा सिर्फ इतने ही एमसीक्यूज आपको करवाए जाएंगे, आपके पेपर भी अब लाइंड अप है, कभी भी आपके पेपर आ सकते हैं। तो यूनिट 1 के कंप्लीट होने के बाद हम 4 से 5 डेडिकेटेड वीडियोस लाएंगे कि पर टॉपिक यूनिट 1 के जो भी टॉपिक्स होंगे उनके ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो लेक्चर होगा जहां पे आपको सिर्फ एमसीक्यूज करवाए जाएंगे और हर टॉपिक के आपको 40 से 50 एमसीक्यूज करवाए जाएंगे जो आपको आपके एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। तो गाइज आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने नॉर्म्स, वैल्यू, फोकस एंड मोड्स के बारे में। तो सबसे पहले आपने सोसाइटी के वीडियो लेक्चर अगर हमारा देखा होगा, उसमें मैंने एक बात आपको बोली थी कि हर सोसाइटी के अपने कुछ वैल्यूज होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, फोकवेज होते हैं और मोड्स होते हैं। ये जो सब वैल्यूज, नॉर्म्स, फोकवेज एंड मोड्स हैं, दीज आर द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सोसाइटी। और ये करते क्या हैं? ये आपके बिहेवियर को गाइड करते हैं। आप सोसाइटी में किस तरह से रहेंगे ये उसको गाइड करता है। आप सोसाइटी में किस तरह से एक्ट करेंगे, सोसाइटी में किस तरह से ऑपरेट करेंगे, उसको गाइड करता है। तो अगर हम बोले कि ये जो आपके वैल्यूज, नॉर्म्स, मोड्स एंड फोकवेज है, दीज आर द फाउंडेशन ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशंस। ये वो फाउंडेशन है, ये नींव है आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस की। अगर ये नींव ही नहीं होगी तो आपके सोशल इंस्टीट्यूशन इतने स्ट्रांग और एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो आइए इनको और इलैबोरेटली पढ़ते हैं। स्टार्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं नॉर्म्स क्या है। देखिए, नॉर्म्स को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नॉर्म्स का मतलब है कुछ एक्सपेक्टेशंस। नॉर्म्स मींस एक्सपेक्टेशंस। तो ये एक्सपेक्टेशन मेरे से कौन एक्सपेक्ट कर रहा है कोई चीज? नॉर्म्स एक एक्सपेक्टेशंस है जो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है आपसे कि आप एक प्रॉपर मैनर में एक्ट करेंगे या बिहेव करेंगे। मीन सोसाइटी की कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप सोसाइटी में किस तरह से बिहेव करेंगे। तो नॉर्म्स बेसिकली हमारी सोसाइटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, नेसेसरी पार्ट है। और किसी भी सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए दीज आर वेरी एसेंशियल, और वी कैन से दीज आर द पिलर्स फॉर दिस सर्वाइवल ऑफ द सोसाइटी। अगर नॉर्म्स नहीं है, सोसाइटी किसी नॉर्म्स के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती है, सोसाइटी में कोई नॉर्म्स नहीं है, वो सोसाइटी कोलैप्स होगी ही होगी, वो सोसाइटी डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। तो अगर मैं बोलूं नॉर्म्स है क्या, और मोर प्रिसाइसली बोलूं, देखिए एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें। क्या उम्मीदें कोई रिटन होती हैं? नो। तो नॉर्म्स एक अनरिटन रूल्स हैं जिसे कहीं नहीं लिखा गया है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं, मैं अगर लॉ बोलूं, लॉ क्या है? लॉ भी एक नॉर्म है, लॉ भी एक एक्सपेक्टेशन है, बट इसे हमने कोडिफाई किया हुआ है। लॉ रिटन फॉर्म में है। जब आप नॉर्म्स को लिख देते हैं, कोडिफाई करते हैं, दे आर कॉल्ड एज दी लॉज। बट जो नॉर्म्स हैं वो एक अनरिटन रूल्स हैं। दे आर द रेगुलेशन, आपके बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए, कोई ऐसी रेगुलेट करने के लिए बनाए जाते हैं। एंड दे आर द स्टैंडर्ड्स, एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि आपको किस तरह से सोसाइटी में बिहेव करना है। तो नॉर्म्स एक अनरिटन रूल्स है, अनरिटन रेगुलेशंस, एंड दे आर द स्टैंडर्ड्स व्हिच गवर्न योर बिहेवियर इन द सोसाइटी। मींस आप सोसाइटी में किस तरह से एक्ट करेंगे और सोसाइटी में किस तरह से ऑपरेट करेंगे, आप कैसे काम करेंगे सोसाइटी में, इन सबको कौन कंट्रोल करता है? दैट इज नॉर्म्स। मतलब अगर मैं और प्रिसाइजली आपको बोलूं, नॉर्म्स एक स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन है। मतलब क्या है? डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि आपको ये नहीं खाना है क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए खराब है और आपको इतने दिन रेस्ट करनी है। मतलब डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है, डॉक्टर आपको एक प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है जिसको आपको फॉलो करना ही करना है ताकि आप हेल्दी हो सके फिर से। वैसे ही जो नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स एक स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन है जो हमें गाइड करता है कि हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए सोसाइटी में। बिकॉज हर सोसाइटी चाहती है
कि उसके मेंबर्स उसके लिए प्रोडक्टिव एसेट हो। हर कोई चाहता है कि जो मेंबर्स हैं किसी सोसाइटी के प्रोडक्टिव मेंबर्स बने, ताकि सोसाइटी के वेलफेयर में वो कंट्रीब्यूट कर सके। अब अगर आपको प्रोडक्टिव मेंबर बनना है तो उसके लिए आपको कुछ प्रिस्क्रिप्शंस फॉलो करनी पड़ेंगी। जैसे आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं कि बेटा इस तरह से पढ़िए, एमसीक्यू सॉल्व करिए, हम आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं ताकि आप आगे आने वाले एग्जाम्स को अच्छी तरह से क्लियर कर सके, अच्छे से पढ़ सके। देखिए, मेहनत करोगे तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। तो नॉर्म्स क्या है? एक स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन है जो हमें गाइड करती है कि हमें किस तरह से बिहेव करना है। और ये जो बिहेवियर है, हम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, बिहेवियर हमारी वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है। बिहेवियर हमारी वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है। मतलब व्हाट आर वैल्यूज? क्या चीज मेरे लिए सही है और क्या चीज मेरे लिए गलत है, किस चीज को मैं इंपॉर्टेंट मानता हूं, किस चीज को मैं डिजायरेबल मानता हूं, किस चीज को मैं वर्दी मानता हूं अपने लिए। Those things are called as the values. तो ये नॉर्म्स है, ये आपकी वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब सोसाइटी कहती है बेटा आपके लिए चीज वर्दी होनी चाहिए, आपके ऐसे एक्शंस वर्दी होने चाहिए, आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। मीन सोसाइटी का वेलफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, सोसाइटी की ग्रोथ आपके लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, और सोसाइटी की डेवलपमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। मीन दीज आर द वैल्यूज। एक इंसान अपनी वैल्यूज को रिफ्लेक्ट कर सकता है अगर वो इस स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करे। तो दुनिया भर में सोसाइटीज हैं, तो हर सोसाइटी किसी ना किसी तरह के नॉर्म्स को फॉलो करती ही करती है। मींस दुनिया में हर किसी को नॉर्म्स, हर सोसाइटी में कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ नॉर्म्स होंगे ही होंगे, कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी जो अपने मेंबर से वो रखते हैं। और अगर कोई मेंबर ये नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता है तो इसके लिए सैंक्शंस का प्रोविजन भी है। These sanctions are called as social control. अगर आप नॉर्म्स को नहीं मानते हैं तो आपके ऊपर सैंक्शंस लगाई जा सकती हैं। और सैंक्शंस दो तरह की होती हैं बेटा यहां पे, एक होती है पॉजिटिव सैंक्शंस, एक होती है नेगेटिव सैंक्शंस। अगर आप सोसाइटी के हिसाब से चल रहे हैं तो आपके ऊपर पॉजिटिव सैंक्शंस लगी होंगी, मींस आपको रिवॉर्ड किया जाएगा। सैंक्शन का मतलब ये नहीं कि हर बार आप पे नेगेटिव इंपैक्ट ही होगा, पॉजिटिव इंपैक्ट भी हो सकता है। अगर आप सोसाइटी के हिसाब से चल रहे हैं, उनके वैल्यूज, उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरे हैं, आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, आपकी प्रेज होगी। बट अगर आप सोसाइटी के नॉर्म्स को नहीं मान रहे हैं तो आपके ऊपर नेगेटिव सैंक्शंस लगेंगे, मींस आपको पनिशमेंट मिल सकती है, आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि कानून, पुलिस आएगी आपको जेल में डाल देगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि दीज आर नॉट रिटन रूल्स, दीज आर अनरिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इसके लिए आपको सोसाइटल प्रेशर को, सोसाइटल क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ सकता है, बट इसमें कोई भी लीगल एंगल नहीं है। तो हर सोसाइटी के अपने डिफरेंट नॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ नॉर्म्स होते हैं, और ये नॉर्म्स आर बैक्ड बाय द नेगेटिव सैंक्शंस। नॉर्म्स को ये भी कहा जाता है, हम देखिए नॉर्म्स होते हैं सोसाइटी के, एक सोसाइटी ने नॉर्म्स डेवलप किए हैं और सोसाइटी बनी है ग्रुप ऑफ पीपल से, और वो जो लोग हैं एक दूसरे से कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं। वो जो ग्रुप एक दूसरे से जो एक्सपेक्टेशन रख रहा है कि उनको इस तरह से एक्ट करना चाहिए, इस तरह से ऑपरेट करना चाहिए सोसाइटी में, दैट एक्सपेक्टेशन, दैट ग्रुप एक्सपेक्टेशन इज कॉल्ड एज द नॉर्म्स। और ये जो नॉर्म्स हैं बच्चों, ये नॉर्म्स आपके लिए एक प्रॉपर लिमिट सेट करते हैं, आपके लिए एक बाउंड्री सेट करते हैं कि आपको किस तरह से सोसाइटी में बिहेव करना है, आपको किस तरह से सोसाइटी में एक्ट करना है, ताकि आप सोसाइटी के एक इफेक्टिव और प्रोडक्टिव मेंबर बन सके, सोसाइटी के वेलफेयर में कंट्रीब्यूट कर सके। तो नॉर्म्स एक पैटर्न सेटिंग लिमिट है, किसके ऊपर? इंडिविजुअल के बिहेवियर के ऊपर। और ये जो लिमिट आपके ऊपर लगाई गई है थ्रू द प्रोविजन ऑफ नॉर्म्स, ये आपके बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं, आपको किस तरह से बिहेव करना है, ये आपके बिहेवियर को गाइड करते हैं, कंट्रोल करते हैं, एंड इवन आपके बिहेवियर को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, इवन आपके बिहेवियर को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। तो नॉर्म्स एक ग्रुप एक्सपेक्टेशंस है आपके ऊपर, आपके बिहेवियर के ऊपर, आपके एक्ट के ऊपर, आपके किसी भी
एक्शन के ऊपर ये एक लिमिट सेट कर सकते हैं, और यही लिमिट्स जो है, यही जो नॉर्म्स हैं, ये डिटरमाइन, गाइड, कंट्रोल एंड प्रिडिक्ट योर बिहेवियर। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जैसे सिंपल से आपको मैं यहां पे एग्जांपल देकर मैं समझाऊं। देखिए, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, ये सोसाइटी के सबसे रिस्पेक्टेड प्रोफेशंस में है। ऐसा नहीं सारे प्रोफेशन रिस्पेक्टेड नहीं है। एक जो स्वीपिंग का काम भी कर रहा है, उसका प्रोफेशन भी रिस्पेक्टेड है, क्योंकि वो भी मेहनत करके अपने घर चला रहा है, अपने बच्चों को पाल रहा है, उनको एजुकेशन दे रहा है, तो हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, वो सर्कमस्टांसेस हैं जो हमसे वो काम करवा रहे हैं। तो वी शुड वैल्यू, वी शुड गिव रिस्पेक्ट टू ऑल प्रोफेशंस इन द वर्ल्ड। तो ये डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स, ये एक रिस्पेक्टेड ग्रुप है। तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इनका एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। मींस आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं इनके साथ कि दे शुड बी पोलाइट, दे शुड बी काम, दे शुड बी इंटेलिजेंट एंड दे शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। आप ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं? तो these are called as the norms। वो जो expectations हैं, याद रखिएगा, ये जो expectations हैं, these are called as the norms। तो norms बच्चों आगे चलते हैं। norms को हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो तरह से। एक होते हैं प्राइवेट और पर्सनल नॉर्म्स, और एक होते हैं सोशल नॉर्म्स। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने प्राइवेट और पर्सनल नॉर्म्स के ऊपर। प्राइवेट और पर्सनल नॉर्म्स का मतलब क्या है? देखिए, ये वो नॉर्म्स हैं, ये वो एक्सपेक्टेशंस हैं जो इंडिविजुअल अपने आप से रखता है। जब मैं कोई एक्सपेक्टेशन अपने आप से रख रहा हूं, मतलब कोई और मेरे से ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा है, मैं खुद रख रहा हूं अपने आप से एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं कि ये करूंगा, मैं मुझे ऐसा करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज द पर्सनल और प्राइवेट नॉर्म्स। एग्जांपल देता हूं इसकी। हर साल नया साल आता है, आप लोग 31 दिसंबर के दिन रात को 12 बजे, जैसे 12 बजते हैं आप सेलिब्रेट करते हैं, फिर आप बोलते हैं मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्रिएट कर लिया, इस साल मैं रोज सुबह 5 बजे उठूंगा, रोज मैं 3 घंटे पढ़ूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, और अगर कोई स्मोक करता है स्मोकिंग क्विट कर दूंगा, कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है अल्कोहल कंजम्पशन कम कर दूंगा, और मैं अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करूंगा, मैं सोसाइटी का प्रोडक्टिव मेंबर बनूंगा। आप ये रेजोल्यूशन अपने लिए सेट करते हैं, मीन्स ये अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं कि नए साल में ये मैं चीज करूंगा। ऑब्वियसली वो हम कोई करता नहीं है, हम में से कोई नहीं करता है। फिर हम उस 1 जनवरी को सुबह 10 बजे उठ रहे हैं, 8 बजे उठ रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई हमने करनी नहीं। फिर तो वो जो एक्सपेक्टेशंस हम अपने आप से रख रहे हैं, दैट आर कॉल्ड एज द पर्सनल और प्राइवेट नॉर्म्स। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दूसरे आते हैं, अब देखिए ये जो एक चीज और, अगर वो नॉर्म्स में ना मानूं, क्या मेरे पे कोई सैंक्शन लगेंगे? वो मेरे पर्सनल है, वो मैंने डिसाइड किया अपने लिए, मैं अपने आप से क्या एक्सपेक्ट करता हूं। तो मैं नहीं मानता हूं तो मेरे पे कोई भी सैंक्शन नहीं लगेगा। तो दे आर नॉट बैक्ड बाय दी सैंक्शंस। नेक्स्ट आता है आपका सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स मींस, सोशल मींस सोसाइटी, वो एक्सपेक्टेशंस जो सोसाइटी आपसे रखती है, जो सोसाइटी आपसे कुछ चीजें एक्सपेक्ट कर रही है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो आपसे कुछ चीजें एक्सपेक्ट करें, दे आर कॉल्ड एज सोशल नॉर्म्स। मतलब सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से परमिशन लेके बाहर जाएं, और अगर बच्चे ऐसे नहीं करते हैं, अगर कोई इन सोशल नॉर्म्स को नहीं मान रहा है, तो दे कैन फेस सैंक्शंस। और वो सैंक्शंस पनिशमेंट की फॉर्म में हो सकती है या रिवॉर्ड्स की फॉर्म में हो सकती है। सैंक्शंस दो तरह के होते हैं बच्चों, एक होता है आपका पॉजिटिव सैंक्शन और दूसरा होता है आपका नेगेटिव सैंक्शन। अब पॉजिटिव और नेगेटिव के एग्जांपल देता हूं आपको। एक बच्चा अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता है, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करता है, तो समाज उसे हमेशा प्रेज करता है, तो दैट काइंड ऑफ सैंक्शन इज नोन एज द पॉजिटिव सैंक्शन। बट एक वही दूसरा बच्चा जो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता है, अपने छोटों की रिस्पेक्ट नहीं करता है, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो समाज क्या उसकी फैमिली भी उसको हमेशा क्रिटिसाइज करेगी। तो दैट टाइप ऑफ सैंक्शंस आर कॉल्ड एज द नेगेटिव सैंक्शंस। मींस क्रिटिसिज्म
इज ए नेगेटिव सैंक्शन। आई होप दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दो क्लासिफिकेशन है नॉर्म्स की, दैट इज पर्सनल और प्राइवेट, एंड नेक्स्ट इज सोशल नॉर्म्स। तो आइए नेक्स्ट करते हैं बच्चों। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, क्या फीचर्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है फीचर्स। बच्चों देखिए, आप बोलेंगे कि इतना कुछ क्यों समझाया जा रहा है। ये इसलिए समझाया जा रहा है कि ताकि आपकी नॉलेज एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको वो क्लियर किया जाए। आज के टाइम पे एग्जाम क्लियर करना इतना आसान नहीं रहा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और जब वो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड वेरी वेल। आपको उस कंपटीशन, उस रेस में आगे ही रहना है, और आगे रहने के लिए देखिए, आप कोई प्री डिफाइंड एक सिस्टम नहीं है कि यहां से क्वेश्चन आ जाएंगे वहां से आएंगे, नहीं। अब जिसको नॉलेज है, जिसको आइडिया है, वही वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, वही एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाएगा। ऐसा नहीं कि एमसीक्यू आपने देखे, आपको एक ऑप्शन पता है, उसका आंसर दे दोगे, नहीं। आज के टाइम पे एलिमिनेशन मेथड भी यूज होता है कि आपके पास 4 ऑप्शन है, आप हर ऑप्शन को देखेंगे, हाँ ये किसी और से लिंक है, ये किसी और से लिंक है, ये किसी और से लिंक है। जब 3 आपको किसी और से लिंक दिख गए तो ऑब्वियसली चौथा आपका आंसर होगा। और ये एलिमिनेशन मेथड आपको तभी आ सकता है जब आपको एक थॉरो नॉलेज होगी। तो हमारा मकसद ये है कि हम आपको थॉरो नॉलेज दें, आपको अच्छी तरह से सिखाएं कि चीजें ये है क्या। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। नॉर्म्स का मतलब, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है? फीचर्स। तो नॉर्म्स क्या है, क्या फीचर है? इट इज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ द सोसाइटी। पहले ही स्लाइड में जो मैंने आपको बताया, दूसरी स्लाइड में जो मैंने आपको बताया, दे आर द नेसेसरी पार्ट ऑफ द सोसाइटी, और ये वो पिलर है जिसके ऊपर सोसाइटी का सर्वाइवल एग्जिस्ट करता है, सर्वाइवल डिपेंड करता है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फीचर क्या है? इट इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द सोसाइटी। नॉर्म्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नॉर्म्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। मींस एक्सपेक्टेशन कुछ भी हो सकती है, सही एक्सपेक्टेशन भी रख सकते हैं, गलत एक्सपेक्टेशंस भी रख सकते हैं। बच्चे पास होंगे, बच्चे मेहनत करके पास होंगे। अगर एक सोसाइटी ये एक्सपेक्ट करे बच्चे मेहनत करके पास होंगे, दैट इज अ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन। और अगर आपने 12th फेल मूवी देखी है, उसमें पूरा समाज एक्सपेक्ट कर रहा है नकल मार के पास हो जाएंगे, नकल करके, जो उसकी बिगिनिंग में ही सीन है, दैट इज कॉल्ड एज द नेगेटिव नॉर्म्स। तो आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तीसरा फीचर क्या है? नॉर्म्स फॉर्मल भी हो सकते हैं और इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। फॉर्मल का मतलब क्या है बच्चों? मैंने अभी आपको बताया, जब आपके नॉर्म्स, जो आपकी एक्सपेक्टेशन, आपसे जो उम्मीद की जा रही है, अगर उनको कोडिफाइड कर दिया जाए, कोडिफाइड का मतलब क्या है? उनको लिख दिया जाए। इफ दे आर टर्न्ड इनटू अ रिटन फॉर्म, then these norms are called as laws। इनको लॉज बोलेंगे। जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में उम्मीद रखी गई है, एक्सपेक्टेशन है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, सेकुलरिज्म होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। व्हाट आर दीज थिंग्स? दीज आर द एक्सपेक्टेशन, और उन एक्सपेक्टेशन को हमने लिख दिया है, देन इट इज कॉल्ड एज द लॉ। आपको रेड सिग्नल पे खड़ा होना है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है। देखिए, जब भी पहले पुलिस करती थी कि आपको हेलमेट पहनने के लिए सिर्फ रिक्वेस्ट करती थी, हेलमेट पहनिए, पीछे वाला भी आपका पिलियन है वो भी हेलमेट पहनिए, हेलमेट पहने। तो लोग बोलते थे क्या है, ऐसे उम्मीद करें, हमने नहीं पहननी है। बट अब जब वो कैमरास लगे हैं, आपके नंबर प्लेट की फोटो खींची जा रही है, आप लोगों को मजबूरी में वो डालनी पड़ रही है हेलमेट। वो आप ही के लिए, आपसे एक्सपेक्ट करते कि आप हेलमेट डालें, अपनी जान बचाएं। बट अब जब उस नॉर्म को उन्होंने कोडिफाई कर दिया कि पनिशमेंट होनी चाहिए, इसके पीछे लिख के दिया है, रिटर्न कर दिया है, देन दैट इज कॉल्ड एज द लॉ। तो नॉर्म्स फॉर्मल भी हो सकते हैं और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब है कल्चर, इनफॉर्मल का मतलब है दैट इज अनरिटन। आपका कल्चर लिखा हुआ बच्चों। व्हाट इज कल्चर? कल्चर का मतलब होता है वे ऑफ लाइफ, जीने का तरीका। मैं अगर सुबह उठ के पूजा पाठ करता हूं हर दिन, और वो मेरी सोसाइटी भी पूरी वही कर रही है, या मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, या चर्च जा रहे हैं, सुबह उठ के नहा धो के, दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। ये कहीं लिखा हुआ है? नहीं, ये अनरिटन है। ये हमारे कस्टम, मतलब हमारे वे ऑफ लाइफ का, हमारे कल्चर का एक पार्ट है। दैट इज कॉल्ड एज द इनफॉर्मल नॉर्म्स। मीन्स
कुछ एक्सपेक्टेशन रखी गई है आपसे। माँ बाप आपसे चाहते हैं बच्चों उठो, सुबह पूजा पाठ करो, नहाओ धो और फिर खाना खाओ। वो जो एक्सपेक्टेशंस है वो कहीं लिखी नहीं, आप नहीं मानो तो कोई चक्कर नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड एज द इनफॉर्मल नॉर्म्स। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फोर्थ पॉइंट इज कि नॉर्म्स आर रिलेटेड टू सैंक्शंस। मैंने अभी आपको पीछे बताया कि अगर आप नॉर्म्स को फॉलो, अगर आप सोसाइटल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं, देन दे आर बैक्ड बाय सैंक्शंस। पनिशमेंट मिलेगी आपको। अगर आप ट्रैफिक सिग्नल पे नहीं खड़े होते हैं, पनिशमेंट मिलेगी। अगर आप एल्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा। दीज आर द सैंक्शंस which have been mentioned in the norms, social norms. I think this fourth point will be clear to all of you. And norms have situation. Norms, expectations depend करती हैं सिचुएशन के ऊपर। मतलब इधर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो लोकल अथॉरिटीज, जैसे इसकी एग्जांपल दूं आपको, आपका सरपंच है। सरपंच के ऊपर ये इंटरेस्ट किया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि गांव की डेवलपमेंट करवाई जाए। और डेवलपमेंट के लिए चाहिए बच्चों पैसा। अगर लोग सरपंच से उम्मीद कर रहे हैं, सरपंच के पैसा आ रहा है, लोग बोलेंगे नालियां बनाएं, रोड बनाएं, सिचुएशन है, पैसा आ गया। और अगर पैसा नहीं आता है तो वो एक्सपेक्टेशंस भी क्या होंगी, कम होंगी। आप हर 5 साल के बाद सरकार को वोट देते हैं, एक नई सरकार चुनते हैं, क्यों? एक्सपेक्ट करते हैं। और जो आपकी वो एक्सपेक्टेशन, दैट इज नॉन, कि सरकार ऐसा करेगी। अगर नहीं करती है सरकार तो आप वो सैंक्शन लगेंगे। कब लगेंगे? 5 साल के बाद, या कोई रीजनल इलेक्शन आएगी, आप उसमें उस सरकार को या उस पार्टी को गिरा दोगे, हरवा दोगे उसको। तो नॉर्म्स हैव सिचुएशन, सिचुएशन पर डिपेंड करती है। आई थिंक ये फीचर्स आपको क्लियर हुए होंगे बच्चों। नेक्स्ट आते हैं, नॉर्म्स की जरूरत क्यों है। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया, नॉर्म आपके बिहेवियर, आप सोसाइटी में किस तरह से बिहेव करोगे उसको गवर्न करता है, उसको कंट्रोल करता है, गाइड करता है, डिटरमाइन करता है। तो मींस ये जो नॉर्म्स हैं ये आपके लिए एज ए गाइड एक्ट कर रहे हैं। मतलब जैसे आप कहीं टूर पे गए हैं, आपने गाइड हायर किया, गाइड क्या करता है? आपको बताता है आपको यहां जाना चाहिए, यहां जाना चाहिए, यहां जाना चाहिए। तो ये जो नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स आपके बिहेवियर को गवर्न करते हैं, आपके बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि किस तरह से आपको बिहेव करना चाहिए। मींस दे एक्ट एज ए गाइड टू योर बिहेवियर। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है, नॉर्म्स आर द इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारे लाइफ का सबसे अभिन्न हिस्सा है, ये सबसे नेसेसरी पार्ट है हमारी लाइफ का। ऐसा क्यों? देखिए, नॉर्म्स का मतलब है एक्सपेक्टेशंस। और आपसे बचपन से आपके साथ एक्सपेक्टेशंस इतनी जुड़ी है बचपन से कि अब आपकी ये रेगुलर डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन चुका है। जैसे आपसे एक्सपेक्ट किया गया सोसाइटी में आपको बिहेव करना है, अपने फेलो मेंबर से बिहेव करना है, वो आपकी लाइफ का एक पार्ट बन गया। अब आप कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली भी आप वैसा ही बिहेव करेंगे। मतलब कोई इंटेंशन हो या अनइंटेंशनली, आपका बिहेवियर वैसा ही होगा जैसे आप बचपन से आपसे जो एक्सपेक्ट किया गया आप जैसा बिहेव करते आ रहे हैं। मतलब ये नॉर्म्स, ये जो एक्सपेक्टेशंस है, ये हमारे लिए एक लर्निंग फैक्टर था जिसने हमें सिखाया कि हमें सोसाइटी में किस तरह से रहना है और हमें रेगुलर डे टू डे लाइफ के रिलेटेड जो एक्शंस लेने हैं वो कैसे लेने हैं, डिसीजन कैसे लेने हैं। तो अगर ये नॉर्म्स नहीं होते तो हमें जो हमारी एवरीडे लाइफ के जो डिसीजन लेने थे, एवरीडे लाइफ जो डिसीजन थे उनको लेने में हमें काफी ज्यादा तकलीफ होगी। जैसे नॉर्म्स, एग्जांपल देता हूं बच्चों, फिर से इसको चीज सुनिए। नॉर्म्स हमें हमारी एवरीडे लाइफ, हर दिन की जो लाइफ है उसमें हम जो कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली जो हम डिसीजन ले रहे हैं, नॉर्म्स ने ये हमें लेना सिखा दिया था। और अगर ये ना हो तो ये डिसीजन लेना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसको मैं और इलेबोरेट करके आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। हमसे एक्सपेक्टेशन रखी हमारे फैमिली ने, सुबह उठ के आपको नहाना है और नहा के ही आपको अपने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है या दफ्तर जाना है।
मीन्स ये आपसे एक्सपेक्टेशन है, बचपन से आप ऐसा करते आ रहे हैं। और नहाने के बाद आप खाना खा रहे हैं, मीन्स आप ब्रश करके फिर आप नहा के फिर देन आप खाना खाएंगे। ये बचपन से आपने ये रेगुलर प्रोसेस किया, तो अब आपके अंदर वो इंग्रेन हो चुका है, छप चुका है। आप सुबह उठोगे, सबसे पहले वॉशरूम जाके आप ब्रश ही करोगे और नहाओगे। अब अगर ये चीजें नहीं सिखाई जाती तो आपको आज अपनी डेली लाइफ के रिलेटेड जो डिसीजन लेने में आपको काफी ज्यादा तकलीफ होती। तो मतलब मैं अगर सुबह उठता, मुझे ये चीज नहीं सीखी होती मैंने, तो मुझे सुबह नहाना, ये डिसीजन लेने में मुझे टाइम लगता। ब्रश करके खाना खाऊं या नहीं खाऊं, ये डिसीजन लेने में टाइम लगता। तो काफी ज्यादा बर्डन रहता मेरे ऊपर कि मुझे डिसीजन लेने हैं अपने रेगुलर डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज के रिलेटेड। तो नॉर्म्स ने वो चीज उस चीज से मुझे ईज आउट कर दिया, मेरा बर्डन कम कर दिया। मीन्स अगर मैं बोलूं, नॉर्म्स ने मेरी लाइफ को और इजी बना दिया। नॉर्म्स मेड आवर लाइफ इजी, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज द indispensable part of our life. I think this might be clear to all of you. Next importance क्या है? Gives cohesion to the society. Cohesion का मतलब क्या है? जोड़ती है सोसाइटी को, सोसाइटी को एक करती है। सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है, अब वैसा ही एक्ट कर रहे हैं। आप सोसाइटी से कुछ एक्सपेक्ट करते हो, सोसाइटी वैसा ही एक्ट कर रही है। जब दोनों एक दूसरे की जरूरत को पूरा कर रहे हैं, तो क्या ये आपके बीच में बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करेगा या नहीं करेगा? तो मीन जो सोसाइटी है, जो नॉर्म्स हैं, वो सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। मीन सोसाइटी में ऑर्डर लाती है, सोसाइटी में स्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर, सॉलिडेरिटी, पीस को एस्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं। कौन? आपके नॉर्म्स। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या इंपॉर्टेंस है नॉर्म्स की? आइए अब टाइप्स ऑफ नॉर्म्स देखेंगे। देखिए बेटा, वो पहले मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई, दो तरह के नॉर्म्स हो सकते हैं। अब उन्हीं नॉर्म्स के अंदर दो तरह के नॉर्म्स हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉर्म्स की कोई स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन तो है नहीं, वो ऐसे जनरल क्लासिफिकेशन थी। स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन की किसी ने बताया कि हाँ ये तरह के नॉर्म्स हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट हमने यहां तक ऑब्जर्व किया कि नॉर्म्स दो तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं प्रिस्क्रिप्टिव, जो मैंने आपको बताया, आपको प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, आपसे जो उम्मीद रखी जाती है ताकि आप अपने बिहेवियर को उसी हिसाब से मोल्ड करें। मतलब प्रिस्क्रिप्टिव नॉर्म बोलता है व्हाट शुड बी डन, आपको क्या करना है। प्रिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स कहते हैं आपको क्या करना है, मींस ये आपसे एक्सपेक्टेशन रखी गई है। और प्रोस्क्रिप्टिव नॉर्म्स क्या कहते हैं? व्हाट शुड नॉट बी डन, और क्या नहीं करना है। प्रिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स कहते हैं क्या करना है, डूज, they tell us about the do's, और प्रोस्क्रिप्टिव नॉर्म्स tell us about the don'ts, क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो आते हैं अंडर द प्रिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स एंड द प्रोस्क्रिप्टिव नॉर्म्स। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देन नॉर्म्स को हमने चार डिफरेंट और तरह से क्लासिफाई किया हुआ है, और वो क्या है? फर्स्ट है आपका फोकवेज, देन आपका मोड्स, देन आपके टैबू, एंड देन है आपका लॉ। तो आइए इनको वन बाय वन और इलैबोरेटेडली पढ़ते हैं। तो बच्चों, फोकवेज क्या होता है? फोकवेज इजी लैंग्वेज में बोलूं, अपने डे टू डे लाइफ में जो आप एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, जो अपने डे टू डे लाइफ में आप जो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, दैट टू अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर नॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज दी फोकवेज। मींस वो नॉर्म्स जो अपने एवरीडे एक्टिविटी, अपनी लाइफ के हर दिन की एक्टिविटीज में जो आप इन्वॉल्व करते हैं। फिर से आपको एक बार फिर से बोलूंगा, नॉर्म्स का मतलब है एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें, जो आप अपने हर दिन के काम में जो आप अपनी उम्मीदों को पूरा करते हैं, अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द फोकवेज। और मोर प्रिसाइजली मैं बोलूंगा कस्टम्स। नॉर्म्स क्या है? आपके कस्टम्स, आपके तौर तरीके। मतलब एग्जांपल, सुबह उठ के आप नहाते हो, दैट इज योर फोकवे कस्टम। आप कहीं जा रहे हैं, आप लाइन में खड़े होंगे, दैट इज कॉल्ड एज योर फोकवे। मींस आपको वैसा ही करना है, वो एक्सपेक्टेशन है, आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, ऐसे नहीं लाइन तोड़ के चले गए। आप मंदिर जा रहे हैं,
आपको सिर ढकना पड़ेगा, गुरुद्वारे जा रहे हैं सिर ढकना पड़ेगा, मस्जिद जा रहे हैं आपको सिर ढकना पड़ेगा, दैट इज एक्सपेक्टेशन, वो आपके कस्टम्स हैं। आप खाना खाने के लिए हाथ धो रहे हैं, दैट इज योर फोकवेज। आप टेबल के ऊपर बैठे हैं पर टेबल के ऊपर आपने हाथ नहीं रखे हैं, बिना हाथ रखे आप बैठ रहे हैं, दैट इज व्हाट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पीपल। किसी के घर जा रहे हैं, नॉक करके जा रहे हैं, ये एक एक्सपेक्टेशन है। इन्हीं एक्सपेक्टेशन को जो अपनी रेगुलर डे टू डे लाइफ में आप अप्लाई करेंगे उनको हम फोकवेज बोलेंगे, और वही आपके कस्टम्स होंगे। कस्टम फिर से बोलता हूं, आपके जीने का तरीका। तो नॉर्म्स दैट आर अप्लाइड टू एवरीडे एक्टिविटीज इन वंस लाइफ इज कॉल्ड एज अ फोकवेज। और ये कैसे होंगे? कस्टम्स लिखे नहीं है, सिर्फ जनरेशन टू जनरेशन सिखाए जाते हैं वर्बली। तो दीज आर इनफॉर्मल रूल्स एंड नॉर्म्स। और यही आपको बताया फोकवेज क्या है, आपके कस्टम्स हैं। और क्या इन कस्टम्स को हम सीखते हैं? नहीं, हम इनको खुद सीखते हैं। कैसे? हम अपने पेरेंट्स को देख देख के सीखते हैं। हमारे पेरेंट्स सुबह उठ के नहा रहे हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, पांव छू रहे हैं, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्लासरूम जा रहे हैं, क्लासरूम के अंदर एंटर कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं लाइन में खड़ा हो रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल में उस जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे खड़े हो रहे हैं। तो ये हम अपने पेरेंट्स के थ्रू सीखते हैं। मींस वी लर्न इट थ्रू आवर इंट्यूशन। हम खुद देख देख के सीख रहे हैं। और ये जो फोकवेज है ये एक इफेक्टिव तरीका है। कस्टम्स देखिए, कस्टम्स ये आता है रिलीजन के अंदर। और आपको मैंने सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर बताया रिलीजन आपको कंट्रोल करने का इफेक्टिव तरीका है। तो ये क्या है? कस्टम्स का पार्ट है एंड इट इज एन इफेक्टिव मीन ऑफ सोशल कंट्रोल। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस थिंकर ने ये स्टेटमेंट दी। तो यहां पे मैं दो सोशियोलॉजिस्ट को कोट करना चाहूंगा, रूटर्स एंड हार्ट को। ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं फोकवेज बेसिकली क्या है? सिंपल हैबिट्स हैं बच्चों। आपकी जो डे टू डे लाइफ की जो आपकी हैबिट्स हैं जिनको आप हर दिन फॉलो करते हैं वो बेटा आपके फोकवेज है, वो आपका वे ऑफ लाइफ है, वो आपका कस्टम है। आपके सिंपल हैबिट्स ऑफ एक्शन जो मेंबर्स के बीच में कॉमन है, जो आपके सोसाइटी के मेंबर्स के बीच में कॉमन है। सोसाइटी के आपके सोसाइटी में एग्जांपल देता हूं, आपकी फैमिली, आपके फैमिली का हर मेंबर सुबह उठ के नहा के पूजा कर रहा है, देन वो बड़ों का आशीर्वाद ले रहे हैं, देन वो अपने काम पे जा रहे हैं, लाइन में खड़े हो रहे हैं, जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे खड़े गाड़ी को रोक रहे हैं व्हेन सिग्नल इज रेड। ये वो सिंपल हैबिट्स हैं ऑफ एक्शंस दैट आर कॉमन टू द मेंबर ऑफ द ग्रुप। और जो वो फोक्स का मतलब है पीपल इन जनरल, जो लोग हैं। पीपल इन जनरल का मतलब लोग, सिंपल कॉमन मैन। ये वो तरीके हैं जो लोग जी रहे हैं हर दिन, जिस तरीकों से वो जी रहे हैं। जब इन तौर तरीकों को, इन सिंपल हैबिट्स को हमने स्टैंडर्डाइज किया और इनके साथ एक सैंक्शन भी लगा दिया हमने। घर वाले बोलते हैं सुबह उठ के नहाया नहीं, बिना नहा के खाना खाया, पाप लगेगा, अगले जन्म में ये बन जाओगे, अगले जन्म में ये बन जाओगे। मींस आपको डराया जा रहा है, वो सैंक्शंस आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो जब इन तौर तरीकों के साथ हम जब इनको स्टैंडर्डाइज करते हैं और जब इनको हम इनका सैंक्शन जोड़ते हैं ताकि ये तौर तरीके परमानेंटली चलते रहें, दीज आर कॉल्ड एज योर फोकवेज। वो सिंपल हैबिट्स जिनको आपने स्टैंडर्डाइज किया और जिनके साथ आपने सैंक्शन जोड़ दिए। देखिए, कस्टम्स को नहीं मानोगे, मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, सर नहीं ढकोगे, सैंक्शन लगेंगे। मींस अंदर क्या पता एंटर नहीं करने दिया जाए आपको, दैट इज अ सैंक्शन। जब उनका सैंक्शन जोड़ दिया जाता है दैट इज कॉल्ड एज द फोकवेज। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वहीं पे दूसरे सोशियोलॉजिस्ट हैं मैकआइवर एंड पेज, ये क्या बोलते हैं? फोकवेज आर रिकॉग्नाइज्ड और एक्सेप्टेड वेज ऑफ बिहेविंग इन द सोसाइटी। कस्टम्स हैं, कस्टम्स मीन जीने का तरीका, पार्ट ऑफ कल्चर, कल्चर मीन्स वे ऑफ लाइफ। जब फोकवेज वो रिकॉग्नाइज्ड और एक्सेप्टेड वे है, आपके बिहेव करने के तरीके को जब रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट कर दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज योर फोकवेज। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आइए बेटा नेक्स्ट चलते हैं।
अब नेक्स्ट आपका हम करेंगे वैल्यूज के बारे में। व्हाट आर वैल्यूज? व्हाट आर वैल्यूज? वैल्यूज क्या होती हैं? कोई भी ऐसी चीज जिसको मैं वर्दी मानता हूं, मतलब मेरे लिए सही है, मेरे लिए डिजायरेबल है, मेरे लिए जरूरी है और मेरे लिए वैल्यूएबल है। जब मुझे पता है कि ये चीज मेरे लिए सही है, दैट इज माई वैल्यू। कोई भी चीज, एनीथिंग जो मेरे लिए वर्दी है, डिजायरेबल है, इंपॉर्टेंट है या वैल्यूएबल है, दैट इज कॉल्ड एज दी वैल्यूज। और वैल्यूज क्या करती है? वैल्यू आपको डिफाइन करती है क्या सही है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज मॉरल। मॉरल मींस जस्टिफाई करती है कि व्हाट इज मॉरली करेक्ट, कैसा आपका एक्शन सही है और कैसा आपका एक्शन गलत है। मगर यहां पे आपको फिर से मैं रिलीजन के साथ जोड़ के एग्जांपल देता हूं। हम जब भी किसी रिलीजियस प्लेस में जाते हैं, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, हम अंदर चप्पल या जूते लगा के नहीं जाते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज ये हमारी वैल्यूज है, हमें लगता है वो सही नहीं है, बिना चप्पल या जूतों के ही अंदर जाना चाहिए, क्योंकि उसे मैं वर्दी मानता हूं, उसको डिजायरेबल मानता हूं, उसको इंपॉर्टेंट मानता हूं और वो मेरे लिए वैल्यूएबल है। और ये मुझे बता रहा है कि ये चीज सही है और ये चीज मॉरल है। जो चीज मेरे लिए सही है, दैट इज माई वैल्यू। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये जो वैल्यूज हैं, ये आपकी सोशल प्रेफरेंसेस को डिफाइन करती है। सोसाइटी में आप किस चीज को प्रेफर कर रहे हैं उसको डिफाइन करती है। मतलब अगर सोसाइटी में मीट कंजम्पशन गलत माना जाता है, अगर आप मीट कंजम्पशन को गलत मान रहे हो, तो वो आपकी सोशल प्रेफरेंस है। आपको कोई मना नहीं, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता वो नॉनवेज खाइए। तो ये आपकी सोशल प्रेफरेंस को डिफाइन करता है। सोसाइटी में आपको किस तरह से रहना है, उससे सोसाइटी में आपकी चॉइसेस किस तरह से होंगी, उन्हें स्पेसिफाई करता है। मतलब इसके आपको एग्जांपल दूंगा कैसे आपकी चॉइसेस मतलब सोसाइटी में अगर कोई लोग किसी को गलत बोल रहे हैं और आपको लगता है कि वो इंसान बेचारा सही था जिसको गलत बोला जा रहा है, आप उसका स्टैंड लेंगे। मींस आपने एक चॉइस बनाई है कि मैं उस तीसरे पर्सन का जो गलत नहीं है, मैं उसका साइड लूंगा। दैट इज सोसाइटल चॉइस। तो ये स्पेसिफाई करता है आपकी सोसाइटल चॉइस कैसी होगी। और आपकी वैल्यूज को देख के हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं आपका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने वाला है। मतलब अगर हमें पता है कि यू आर अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्टी बेसिकली क्या है, ये आपकी एक वैल्यू है। ऑनेस्टी को आप सही मानते हैं, अपने डिजायरेबल मानते हैं, इंपॉर्टेंट मानते हैं। दुनिया जहान का पैसा आपके सामने रख दिया जाए, आप उसे नहीं लेंगे, क्योंकि ऑनेस्टी आपकी एक वैल्यू है। तो कभी भी अगर आपको कोई खजाना भी मिलता है आपके घर के नीचे, आप उसको समाज के वेलफेयर के लिए कंट्रीब्यूट कर देंगे। मतलब ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है। एक ऑनेस्ट आदमी, एक डिलीजेंट आदमी, एक इनोसेंट आदमी, अगर वो उसको कभी किसी गलत केस में फंसाया भी जाए तो समाज उसके लिए आता है, समाज उसके लिए आगे आ सकता है, आगे आएगा, क्योंकि उनको पता है कि ये इंसान ऐसा नहीं कर सकता। तो ये आपके फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस को भी प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और एक चीज याद रखिए, जो आपकी वैल्यूज है, आप किन चीजों को सही मान रहे हैं, किन चीजों को गलत मान रहे हैं, वो आपके कल्चर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। आपका कल्चर ही डिफाइन करेगा। आपके कल्चर का सबसे स्ट्रॉन्ग इंफ्लुएंस होता है आपकी वैल्यू के ऊपर। जिस सोसाइटी में विमेन को सेकंड सिटीजन कंसीडर किया जाता है, सेकंड सिटीजन मींस उसको बाकी सिटीजन्स के कंपैरिजन में, मतलब मेल के कंपैरिजन में इंफीरियर कंसीडर किया जाता है, वहां के लोगों की वैसी ही वैल्यूज होंगी, उन लोगों के लिए वो चीज सही ही होगी। जैसे कहा जाता है, एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दूंगा, जिस फैमिली के अंदर फादर अगर मदर को अब्यूज कर रहा है बच्चे के सामने, फादर मदर को अपनी वाइफ को, अपनी बेटी को अगर एक्यूज कर रहा है, गाली दे रहा है, मार रहा है, और वो छोटा सा मेल बच्चा जो है वो अगर यही चीज देख रहा है, वो उसके लिए एक रेगुलर डे फिनोमिना हो चुका है। तो जब वो बाहर निकलेगा, वो यही वैल्यूज के साथ बाहर निकलेगा और उसे ऐसी चीज करने में कभी भी गलती फील नहीं होगी।
तो आपका कल्चर आपके ऊपर एक आपके वैल्यूज को एक स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर। और ये जो कल्चर है, ये जो वैल्यूज है, वैल्यूज देखिए समाज के लोग एक कॉमन वैल्यू शेयर करते हैं। जिस समाज में ऑनेस्टी को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, जिस समाज में विमेन्स को रिस्पेक्ट दी जाती है, वो समाज काफी स्ट्रांगली बाउंड रहते हैं, जुड़े रहते हैं। मीन्स इट होल्ड्स द सोसाइटी टुगेदर। बिकॉज क्यों इकट्ठे रह सकता है वो समाज, क्यों जुड़ा हुआ वो समाज? क्योंकि वो कुछ वैल्यूज जो है उनको उनके बीच में कॉमन है। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर। और ये जो वैल्यूज है, ये रूल्स, सरकार कुछ रूल्स बना रही है और वो रूल्स स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ऐसी चीज करना समाज के लिए गलत हो सकता है, देश के लिए गलत हो सकता है। और अगर आपको पता है ऐसी चीज गलत है, तो आपके वैल्यूज उन रूल्स को लेजिटिमेसी प्रोवाइड करते हैं। सरकार ने अगर कोई कानून बनाया और आपको लगता है वो सही है, तो आप उस कानून को लेजिटिमेट कंसीडर कर रहे हैं। आप उस कानून को लेजिटिमेट कंसीडर कर रहे हैं ताकि वो कानून कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज को गवर्न कर सके। एग्जांपल दूंगा, ड्रग्स कंजप्शन, अल्कोहल कंजप्शन, ये अगर किसी समाज में गलत है, समाज इसे गलत मानता है, और अगर सरकार ने इसके ऊपर लॉ बना दिया है, तो लोग उस लॉ को लेजिटिमेसी प्रोवाइड करेंगे, उसको सही मानेंगे। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वैल्यूज क्या होती हैं? तो टाइप्स ऑफ वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे। वैल्यूज कितने टाइप्स की होती हैं? दो तरह की वैल्यूज हैं, एक है ट्रेडिशनल वैल्यूज, दूसरी है आपकी मॉडर्न वैल्यूज। ट्रेडिशनल वैल्यूज मींस जो पुराने टाइम से चलती आ रही हैं और जो पुराने टाइम में जिन वैल्यूज को प्रेफरेंस दी जाती थी, जैसे आपकी हायरार्की। हायरार्की का मतलब क्या होता है? ऑर्डर। जैसे अगर हायरार्की की बात करें, 4 वर्णास, कोई ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है। पहले जमाने में इन चीजों को सही माना जाता था, डिजायरेबल माना जाता था, तो वो उस टाइम की एक वैल्यू थी। और वो कैसी वैल्यू? ट्रेडिशनल वैल्यू। प्लूरलिज्म, प्लूरलिज्म मींस अगर डिफरेंट फेथ के लोग भी हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग भी हैं, डिफरेंट बिलीफ के लोग भी हैं, तो वो अगर प्लूरलिज्म कहता है कि वो सब लोग एक साथ रह सकते हैं। जैसे एक आपको एग्जांपल देता हूं, इंडिया में बड़े बहुत ज्यादा रिलीजन बाहर से आए और यहां के लोगों ने उनको एसिमिलेट किया, अपने साथ इकट्ठा किया, अपने साथ आज भी हम सब मिलके रहते हैं। वो किस वैल्यू को रिफ्लेक्ट कर रहा है? वो प्लूरलिज्म की वैल्यू को। मींस हम मल्टीपल ओपिनियंस को हम अकोमोडेट कर सकते हैं। देन आता है आपका होलिज्म। होलिज्म का मतलब क्या है? हम हर चीज को इकट्ठा देखते हैं। जैसे हम इधर एग्जांपल लेंगे हिंदू फिलॉसफी को। हिंदू फिलॉसफी कहती है कि हम उस परम ब्रह्म के एक पार्ट हैं, हम उस पूरे यूनिवर्स का एक पार्ट है। जब हम अपने आप को यूनिवर्स का एक पार्ट मान रहे हैं, मींस सबको एज ए होल कंसीडर कर रहे हैं, दैट काइंड ऑफ वैल्यू इज नोन एज द होलिज्म। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर। जैसे और एग्जांपल देता हूं, एक क्लास में किसी ने गलती की, पूरी क्लास खड़ी होगी, हम सब ने की है ऐसी। या एक क्लास में किसी बच्चे ने गलती की, पूरी क्लास को पनिशमेंट मिल रही है, मींस टीचर पूरे क्लास को एज ए होल कंसीडर कर रहे हैं कि एक ने गलती की मींस सबने गलती की है। दैट वैल्यू इज नोन एज होलिज्म। और मॉडर्न डे वैल्यूज कौन सी है? डेमोक्रेसी। मींस इट इज अ रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जहां पे लोगों को अपने व्यूज रखने का पूरा हक है, लोगों को सरकार को क्रिटिसाइज करने का पूरा हक है, और जहां पे लोगों को कुछ फंडामेंटल और डेमोक्रेटिक राइट्स भी दिए जाते हैं। तो डेमोक्रेसी इज ए मॉडर्न डे वैल्यू। देन सेकुलरिज्म मींस हर रिलीजन को अपने फेथ को, अपने बिलीफ को फॉलो करने का और उसको प्रोपोगेट करने का पूरा हक है, और सरकार किसी भी रिलीजन का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। वो फिलॉसफी है, वो वैल्यू है, दैट इज सेकुलरिज्म। देन थर्ड मॉडर्न डे फिलॉसफी है, वैल्यू है, दैट इज सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब क्या है? जितने भी रिसोर्सेज हैं दुनिया के, अगर उनको कॉमन गुड के लिए यूज किया जाए, कॉमन गुड का मतलब है सबकी भलाई के लिए अगर यूज किया जाए, दैट फिलॉसफी इज नोन एज दी सोशलिज्म। मतलब रोड बना है सड़क पे, वो सिर्फ कोई एक ग्रुप यूज नहीं करेगा, सबके लिए, सबकी भलाई के लिए,
दैट फिलोसफी इज नोन एज सोशलिज्म. आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. देन क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं वैल्यू के? वैल्यू बेसिकली आपके फेथ और बिलीफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. इट इज द मैटर ऑफ योर फेथ एंड बिलीफ. दूसरा, वैल्यूज क्या लिखी हुई है? नहीं, ये हमारी सोच है, ये हमने खुद इंग्रेन किया अपने अंदर. तो दीज आर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स. मींस ये कॉग्निटिव एलिमेंट है इसका. मींस ये हमारे दिमाग के अंदर, हमारा दिमाग जिस चीज को सही कहेगा वो सही है, जिस चीज को गलत कहेगा वो गलत है. मींस हमारा दिमाग डिसाइड करेगा हमारी क्या वैल्यूज होंगी. आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये एक जनरल आइडिया प्रोवाइड करता है लोगों को. एक जनरल आइडिया जो हर कोई शेयर करता है. अगर कोई चीज सही है तो वो हर किसी के लिए सही होगी. अगर एक समाज के लोग एक कॉमन वैल्यू शेयर कर रहे हैं तो मींस उन लोगों के लिए अगर कोई चीज सही है, अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू, दैट इज ऑनेस्टी, अगर लगा के चले, ऑनेस्टी सही है तो सबके लिए सही होगी. तो ये जनरल आइडिया है जो सारे लोग शेयर करते हैं. और जो वैल्यूज हैं आपके इमोशन के साथ जुड़े हुए हैं, आपके सेंटिमेंट से जुड़े हैं. आपको जो चीज गलत लगती है वो आपके लिए गलत ही है, और आपको चीज जो सही लगती है वो आपके लिए सही है. तो दे आर रिलेटेड टू योर इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स. और जो वैल्यूज होती हैं, जब आपको पता है कोई इंसान है, जैसे हमारे कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं अगर हमारे घर के, अगर वो मीट कंजप्शन को गलत कहते हैं तो उनको बचपन से आज तक वो उनके लिए गलत है. मींस वैल्यूज आर रिलेटिवली परमानेंट. बट यहां पे रिलेटिवली लिखा हुआ मींस चेंज हो सकती है. क्या पता बाद में नॉनवेज खाएं और उनको टेस्टी लगे और वो खाना स्टार्ट कर दें. तो मींस काइंड ऑफ ये परमानेंट है, बट विद सिचुएशन वो चेंज भी हो सकती है. तीसरा, अगर एक सोसाइटी सेम वैल्यू शेयर करती है मींस वो सोसाइटी बाउंड है, एक अच्छे बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है. मींस इट ब्रिंग्स कोहेसिवनेस इन दी सोसाइटी. और तीसरा, वैल्यूज हमेशा वैल्यूज की हायरार्की होती है. देखिए कुछ तरह की वैल्यूज होती हैं. कुछ वैल्यूज होती है मॉरल वैल्यूज, एक होता है रीजन, देन आपके किसी और तरह की वैल्यूज. तो वैल्यूज की हमेशा एक हायरार्की होगी. मॉरल वैल्यूज को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, देन रीजन को, देन दूसरी और वैल्यूज को, और वेरिएबल वैल्यूज जिनको बोलते हैं वेरिएबल वैल्यू, जो वैल्यूज चेंज होती रहती है विद टाइम. तो इनकी वैल्यूज की एक हायरार्की होगी. टॉप पे एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज, देन दूसरी, फिर तीसरी. आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एंड द लास्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू इज द मोर्स. मोर्स बेसिकली क्या है? तो मोर्स मैं आपको समझाऊंगा. आप इस स्टेटमेंट पे आइए प्लीज. मोर्स क्या है? आपके कस्टम्स मींस आपके फोकवेज. जब आप अपने फोकवेज में अपनी वैल्यूज को जोड़ते हैं, जब अपने फोकवेज के साथ अपनी वैल्यूज को लेके चलते हैं, साथ में उसके अंदर आपने सब लोगों की भलाई का एक एलिमेंट भी जोड़ दिया हुआ है. मतलब आप कहते हैं आपकी ऐसी हैबिट्स जो एथिकल हो, जो सही है, और उनकी वजह से समाज के लोगों की भलाई भी हो सकती है. दैट इज कॉल्ड एज द मोर्स. मींस व्हेन द कस्टम्स और फोकवेज are added with the element of group welfare and they are in turn added with the judgment of right and wrong. means आपकी values, आपके ethics, उस पूरे फिनोमिना को हम बोलेंगे मोर्स. आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो मोर्स है क्या? मोर्स आपके एथिक्स हैं. मींस दे आर योर एथिकल स्टैंडर्ड्स, और ये आपकी मॉरल एप्लीकेशन है. मीन जो आपके लिए सही है आपको उसके ऊपर अड़े रहना है. नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए आपको उस पर अड़े रहना है. वो आपकी मॉरल ऑब्लिगेशंस है. ये डिफाइन करता है क्या आपके लिए सही है, मॉरली सही है, और क्या मॉरली गलत है. और क्या मोर्स रिटन है? नो. मोर्स एक अनरिटन कल्चरल एक्सपेक्टेशन है. कुछ कल्चर अपने लोगों से कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, बिकॉज मोर इज ऑल्सो अ नॉर्म. तो कुछ कल्चर अपने लोगों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और बचपन से जब बच्चों को वो एक्सपेक्टेशन सिखाई जाती हैं तो वो डीपली इंग्रेन्ड हो जाती है. मींस आपके दिमाग के अंदर छप जाती है. तो आप कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली आप उन्हीं एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते हैं. तो मोर आर अनरिटन कल्चरल एक्सपेक्टेशंस दैट आर मोर डीपली इंग्रेन्ड. तो अगर इसकी मैं डेफिनेशन दूं आपको, मोर्स क्या है? जब आपके फोकवेज ग्रुप स्टैंडर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब किसी एक ग्रुप की सेंस ऑफ
सेंस, ग्रुप की सोच कि क्या सही है, क्या अप्रोप्रिएट है और क्या जरूरी है पूरे लोगों की भलाई के लिए, दैट इज कॉल्ड एज द मोर्स। जब एक ग्रुप एक कॉमन स्टैंडर्ड्स को, ग्रुप स्टैंडर्ड्स को, जब कुछ लोग, जब कुछ फोकवेज कुछ ग्रुप स्टैंडर्ड्स को, ग्रुप की थिंकिंग को कि क्या सही है ये क्या गलत है, उसको साथ में लोगों की भलाई के एलिमेंट को अगर साथ लेके चल रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज दी मोर्स। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अगर मैं WG समनर को कोट करूं जिन्होंने मोर्स का कॉन्सेप्ट दिया था, तो ये कहते हैं कि मोर्स, फोकवेज, आपके कस्टम्स मोर्स बन जाएंगे जब उसके अंदर आप एथिक्स का एलिमेंट जोड़ेंगे। जब आपके कस्टम्स, देखो कस्टम्स सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, बट जब आपने उसके अंदर एथिक्स जोड़ दिया तो वो सही ही होंगे। जब आपके मोर्स के साथ हम एथिक्स का एक एंगल जोड़ देंगे, एलिमेंट जोड़ देंगे ताकि सोसाइटी के लोगों की भलाई हो सके, दैट इज कॉल्ड एज द मोर्स। आपके फोकवेज मोर्स तब बनेंगे जब आपके कस्टम्स के साथ हम क्या करेंगे, एथिकल स्टैंडर्ड्स जोड़ देंगे। आपके कस्टम्स के साथ एथिकल स्टैंडर्ड्स जोड़ देंगे और उन स्टैंडर्ड्स का, उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल अगर लोगों की भलाई के लिए होगा, दैट इज कॉल्ड एज मोर्स। आई थिंक WG समनर की डेफिनेशन आपको क्लियर हुई होगी, पेपर में पूछी जा सकती है आपसे। देन द लास्ट इज मैकआइवर एंड पेज। मैकआइवर और पेज कहते हैं आपके फोकवेज, आपके कस्टम्स, जब इसके साथ हम ग्रुप वेलफेयर का कॉन्सेप्ट जोड़ दें, साथ में एथिक्स का कॉन्सेप्ट जोड़ दें, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू मोर्स। जो सेम मैंने आपको बोला, जो सेम आपको मैंने डेफिनेशन दी कि जब आपके फोकवेज के साथ हम ग्रुप वेलफेयर का कॉन्सेप्ट जोड़ दें, साथ में जजमेंट ऑफ राइट एंड रॉन्ग भी जोड़ देते हैं, मींस एथिक्स का एंगल जोड़ते हैं, तो वो आपके मोर्स कहलाते हैं। आई थिंक बच्चों ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो मोर्स आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, क्या करना है, पॉजिटिव का मींस डूज, क्या करना है क्या नहीं करना है। मोर्स आपके पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। पॉजिटिव मींस क्या चीज सही है, और मोर्स ये भी होते हैं क्या चीज सही नहीं है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव इंडिकेट्स व्हाट टू डू एंड नेगेटिव इंडिकेट व्हाट नॉट टू बी डू, व्हाट नॉट टू बी डन। अब देखिए यहां पे आपका क्वेश्चन आएगा, सर क्या मोर्स के साथ सैंक्शन जुड़े होते हैं, क्या मोर्स सैंक्शन है इसके साथ? यस, जो मोर्स है, मोर्स की वायलेशन अगर की जाए, देखिए नॉर्म्स को भी लोग वायलेट करते हैं, एक्सपेक्टेशन को, एक्सपेक्टेशन पे खड़े नहीं उतर सकते, कुछ लोग नहीं मानते हैं, और अगर मोर्स को लोग वायलेट करते हैं उसको वो ज्यादा सीरियस कंसीडर किया जाता है देन द वायलेशन ऑफ द नॉर्म्स। तो गाइज आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि वायलेशन ऑफ मोर, विच वन इज मोर सीरियस, वायलेशन ऑफ नॉर्म्स, वैल्यूज और मोर्स? इट विल बी मोर। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज। ये पूरा इलेबोरेशन मैंने आपको किया है वैल्यूज, नॉर्म्स, फोकवेज और आपके मोर्स के बारे में। तो आइए इसके ऊपर मैंने 2 MCQs आपके लिए लेके आया हूं, उनको हम जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, देन वी विल रैप अप आवर वीडियो लेक्चर। तो पहला MCQ आपको आता है, कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करती है मोर्स क्या है? तो ऑप्शन ए, मोर्स हेल्प डिस्टिंग्विश प्रॉपर बिहेवियर फ्रॉम द रूड बिहेवियर। एक रूड बिहेवियर से प्रॉपर बिहेवियर को प्रॉपरली डिस्टिंग्विश करती है। मोर्स हेल्प डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम द रॉन्ग। मोर्स फोकवेज की तरह ही है एंड दे आर द सेम इन एवरी कल्चर। हर कल्चर में मोर्स क्या है, सही रहता है, सेम रहता है। क्या ऑप्शन हो सकता है इसका? वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर हमें हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए प्लीज। देन देखिए मोर्स जो है ना, मोर्स का मतलब क्या है? कस्टम्स। कस्टम्स के साथ आपने जोड़ दिया ग्रुप वेलफेयर, और ग्रुप वेलफेयर के साथ आपने जोड़ दिया एथिक्स। तो ग्रुप वेलफेयर, एथिक्स ये तो सेम ही है ना, तो दे विल बी सेम इन एवरी कल्चर। तो इसका आंसर होगा दे विल बी सेम इन एवरी कल्चर। देन आपका आता है व्हाट आर द कस्टम्स एंड कन्वेंशंस ऑफ एवरीडे लाइफ। कौन सी चीजें हैं जो आप अपने हर डे में, ऐसे कौन से कस्टम्स है और हर डे परफॉर्म करते हैं? तो इसका आंसर होगा बेटा आपका फोक बेस। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके बहुत ज्यादा डाउट्स हमने क्लियर करने की यहां पे कोशिश की है, इलेबोरेशन था इस वीडियो का। तो गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये जो फ्री एजुकेशन का मैसेज है हर जगह स्प्रेड हो सके। थैंक यू सो मच।